टॉपिक आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीपीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है। आपको पहले भी बताया है कि सपोज मैं कोई कंपाउंड ले रहा हूँ, सपोज मैंने ये कंपाउंड ले लिया CuNH3O4 ट्वाइस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो आप जानते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी कि कोई भी लिगेंड वही लिगेंड कहलाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी हो। या तो उसके पास लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास क्या होने चाहिए? खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या सिखाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस है। जहां जो कोवलेंट बॉन्ड है, सपोज हम कहते हैं ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना, तो एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का, और दोनों इन एक एक इलेक्ट्रॉन्स को बारी बारी से शेयर करेंगे। ये तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है? डॉट वाला ए का, क्रॉस वाला बी का, शेयरिंग हो रही है, वो ए का भी कहलाएगा, बी का भी कहलाएगा। दैट इज अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम होगा, इसके पास खाली ऑर्बिटल होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डब्बा खाली ऑर्बिटल मान लो, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दूसरे वाले के पास इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज अपने का इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा? शेयर करेगा। मतलब ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो मैरो से दिखाते हैं, पहले भी आपको बताया होगा, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? दो एटम्स का। एक एटम का तो क्या रहता है? खाली ऑर्बिटल, और दूसरे एटम के क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होते हैं? लिगेंड, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल, तो वो क्या हो गया सर? ये हो गया सर एक्सेप्टर। अरे बोलो ठीक है। और इनके बीच में बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक अमोनिया है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, चार अमोनिया चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने बनते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ये भी आपको मालूम है। तो यहाँ पर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि कॉपर के साथ चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अमोनिया चार एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं अमोनिया, तो चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। बोलो ठीक है। हम यूजुअली अपने जो यहाँ एग्जाम मतलब जो एग्जाम में या सिलेबस में हम लोग जनरली बात करते हैं, और दो तरह के कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक कंपाउंड ऐसा होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और कुछ कंपाउंड्स हम ऐसे करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। 4 और 6 वाले की बात करेंगे। तो फिलहाल जो बोर्ड पे एग्जाम पे लिखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें ही क्या है सर? इसके पॉइंट नहीं है सारे के सारे, इसके पोस्टुलेट्स हैं सारे के सारे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। आगे समझ गए सर? इसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए कितने? क्वेश्चन आता है कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए सर इसके पास? तो एटलीस्ट जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेंट्रल मेटल एटम के पास कम से कम उतने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो भाई कॉपर के पास कम से कम 4 डब्बे, 4 ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? खाली होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अब जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में, अगर मैं यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इस पर्टिकुलर केस में 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। सपोज वो ऑर्बिटल खाली है एक s और 3 p ऑर्बिटल खाली है। सपोज एक s ऑर्बिटल खाली और 3 क्या है? p ऑर्बिटल खाली है। सपोज इसके पास एक s ऑर्बिटल खाली है और 3 p ऑर्बिटल खाली है, टोटल 4 ऑर्बिटल खाली है, और हमें भी 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। अब ये s और ये p है, जो ऑर्बिटल खाली है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। इसकी
शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी एनर्जी थोड़ा सा कम है, इसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, तो इनके अंदर हो जाएगी इंटरमिक्सिंग, जिसको आप केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हो? हाइब्रिडाइजेशन नाम से जानते हो। पढ़ा हुआ 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर आपको सारे ऑर्बिटल एक जैसे दिखाने हो, अलग अलग टाइप के हो, और आपको सारे ऑर्बिटल एक जैसे चाहिए हो, तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आता है। हाइब्रिडाइजेशन पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मन गढ़ कॉन्सेप्ट है, सारा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट से, अपनी मर्जी से माना हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकल आता है। तो ये कहता है कि जब ऑर्बिटल्स अलग अलग टाइप के हो और आपको सारे ऑर्बिटल्स को क्या बनाना हो, एक जैसा बनाना हो, तो उनके अंदर वो आपस में क्या करने लगते हैं, इंटरमिक्स होने लगते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये थ्योरी भी ये कह रही है कि भाई जो खाली ऑर्बिटल होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, वो अलग अलग तरह के होंगे, तो उनमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा। ये लिगेंड जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो लिगेंड देगा। जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने से पहले ये ऑर्बिटल की आपस में क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। इनकी इंटरमिक्सिंग जब हो जाएगी तो ये ऑर्बिटल सबके सब एक जैसे हो जाएंगे। जितने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, इंटरमिक्सिंग होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सुना है कभी? कितने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो गई? एक s और 3p। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3। और 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनेंगे? कभी 4 की इंटरमिक्सिंग की तो 4 नए बनेंगे, उनको कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बनेंगे, तो 4 के 4 क्या होंगे, एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। उनमें इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड। तो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन केवल तब डोनेट करता है जब वो ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हो चुकी होती है, इंटरमिक्सिंग हो चुकी होती है। अब ये सारी कहानी जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चंस करके आपको समझाऊंगा। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी। यही पॉइंट आपने लिखा हो, क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, जो पॉइंट लिखे हैं उनको मैं भी क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, 2-3 बातें छोटी सी याद रखनी है कि अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो बेटा, 4, तो आपका कंपाउंड के अंदर 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो sp3 या फिर dsp। ये मैं करना सिखाऊंगा, कैसे पता चलेगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो बेटे कंपाउंड का जो ज्योमेट्री होगा, स्ट्रक्चर होगा, शेप होगी, वो टेट्राहेड्रल होगी। अगर dsp2 होगा तो आपका कंपाउंड दिखने में कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। सभी लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल कैसा होता है, मैंने बताया था, मेटल होगा सेंटर पे और 4 लिगेंड, 4 क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। पहले भी आपको बताया हुआ है, ये आपका टेट्राहेड्रल आ गया, ये लिगेंड्स होंगे सारे ऐसा। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब आता है, जब आपके कंपाउंड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है, जो खाली ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। अगर 1 s और 3 p मिक्स करेंगे तो टेट्राहेड्रल होगी। स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, सेंटर में मेटल और स्क्वायर के 4 कॉर्नर से 4 लिगेंड आ जाएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर। या आपके पास आ गई स्क्वायर प्लेनर। कब होती है स्क्वायर प्लेनर? हाँ। और अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, तो 2 तरह के कंपाउंड्स हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ, तो आपको बेटे 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। अगेन यहाँ 2 तरह की मिलेगी। यहाँ पे एक मिलेगी बेटा आपको D2sp3 और एक आपको मिलेगी sp3d2। दो में आप डिफरेंस देख रहे होंगे, एक बार D मैंने पहले लिख दिया और एक बार D मैंने, फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है, समझेंगे। दोनों के केस में अगर D2sp3 है
तो ज्योमेट्री दोनों के केस में आपका कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल होता है, दिखने में वो ऑक्टाहेड्रल होगा, दोनों ही केस में वो ऑक्टाहेड्रल होगा। इस वाले को हम कहते हैं रिलेशन d2sp2 और d2sp3 है, यानी कि जो d ऑर्बिटल है वो s और p से पहले आ रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है? इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको समझ सकते हो इनर d क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि d किससे पहले आ रहा है? s और p से पहले, इनर d। अभी एग्जांपल देंगे और क्लियर होगा। और ये क्या कहलाएगा बताओ तो? आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको पता होना चाहिए इनर d कौन होता है, आउटर d कौन। d2sp3 को इनर d बोलते हैं और sp3d2 को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको या तो ये वाली रिलेशन मिलेगी या तो ये वाली। सर ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल? कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल? नई बात है क्या भाई? ये स्क्वायर लेनर जैसा होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर बनाओगे 4, लेकिन 4 कॉर्नर से आ जाएंगे, एक लेकिन ऊपर से आएगा, एक लेकिन नीचे से। तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये सारी कहानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्वेश्चंस पे लगाएंगे, तब आपको समझ में कहानी आएगी, ठीक है। बात लिख लीजिए। अब आप लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। लिगेंड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक वीक और स्ट्रॉन्ग। कैसे बताएंगे वीक और स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ी देर बाद हम समझेंगे, पर फिलहाल मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि कोई लिगेंड अगर आपको दे रखा हो तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि वो वीक है और वो स्ट्रॉन्ग है। वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वीक लिगेंड की मतलब कौन से वीक लिगेंड है, किनको कहते हैं, वो थोड़ी देर बाद आएगी कि वीक लिगेंड का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग का क्या है। अभी मैं फिर आपको लिगेंड को देख कर ये पहचाना बता रहा हूँ कि अगर कोई लिगेंड आपको दे दे, सपोज वाटर दे दे, वाटर इज अ लिगेंड, यस, और आपसे पूछे कि वाटर कैसा लिगेंड होता है, तो आप बता सकें वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो वीक लिगेंड वो होते हैं जिनके डोनर एटम मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो एटम, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो एटम। जैसे आपको पता है H2O में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है? O बनाता है। अमोनिया में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है? N। अरे वही तो बनाएगा जिसके ऊपर क्या हो, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसे डोनर एटम कहते हैं। तो वीक लिगेंड में डोनर एटम कौन होते हैं सर? डोनर एटम आपके पास होंगे हैलोजन्स। हैलोजन जो होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं। जैसे आपसे बोल दिया F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, सबके सब वीक लिगेंड। आगे समझ में? सेकंड, जहां पर आपको डोनर एटम दिख जाए बेटा ऑक्सीजन, जैसे वाटर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है O, तो सर O इज अ डोनर एटम एंड इफ डोनर एटम इज ऑक्सीजन द लिगेंड इज वीक। जैसे कह दिया C2O4 2 नेगेटिव, ये आपके पास। आगे समझ में? अरे बोल दो आगे समझ में। या सल्फर कहीं पर आ जाए, सल्फर भी अगर एटम आपके जैसे S2 नेगेटिव है, सल्फाइड आयन बोलते हैं ये, तो पूछे कैसा लिगेंड है सर, तो आप कहेंगे वीक। तो वीक लिगेंड में डोनर एटम कौन हो सकता है? हैलोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डोनर एटम हो सकता है नाइट्रोजन, डोनर एटम हो सकता है नाइट्रोजन। जैसे अमोनिया, जैसे कि NO2 नेगेटिव, जो एटम को पहले लिखते हो वो डोनर एटम है। यहाँ पे N डोनर एटम है, NO2 इसको कहते हैं नाइट्रिटो O, इस लिगेंड का नाइट्रिटो N। अमोनिया को क्या बोलते हैं सर इस चैप्टर में? अमाइन। अमोनिया होता है लेकिन अगर वो लिगेंड है तो उसे अमाइन बोलते हैं। डोनर एटम N है, एक होता है EN, इथेन 1,2 डायमीन, CH2NH2,
डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये EN, इसलिए इसको बाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं। आप जानते हैं किसे कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, जो क्या करे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो EN आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। और B तो स्ट्रॉन्ग के लिहाज से देखा जाए तो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जिनके डोनर एटम नाइट्रोजन हो या जिनके डोनर एटम कार्बन हो, कार्बन, जिनके डोनर एटम कार्बन हो, जैसे कि सर Cn नेगेटिव, जैसे कि CO, कार्बन तो बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। या फिर आपका डोनर एटम फास्फोरस हो, डोनर एटम फास्फोरस हो, जैसे कि फॉस्फीन PS3, इसको फॉस्फीन बोलते हैं, फास्फोरस पे लोन पेयर होता है, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आगे समझ में, तो डोनर एटम देखकर ही आप बता सकते हो कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या और कुछ चीज तो मोरली भी आप कर सकते हैं, जैसे वाटर वीक लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, ये सब स्ट्रॉन्ग है, Cn नेगेटिव, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हैलोजन वीक है। अच्छा एक बात तो याद है। अगली बात सर, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या करते हैं, दे कैन डू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, अभी समझेंगे। क्या कहा मैंने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड can do pairing of electron। क्या कर देंगे सर, ये पेयरिंग कर देंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये पॉइंट भी अभी आप एग्जाम्पल में समझोगे। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी, लेकिन मैं पहले पॉइंट लिखा देता हूँ ताकि जब मैं क्वेश्चन करूँगा ये पॉइंट मैं बीच में अप्लाई करूँगा कि भाई ऐसा है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकता है सर, अभी सीखेंगे कैसे पेयरिंग कर सकते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर सकते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं। ये इनकी खास बात, ठीक है, आया। तो क्या सीखा आपने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड को पहचानना सीखा। आपको नहीं पता अभी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसे कहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड को स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हैं हम लोग, ये नहीं बताया मैंने अभी आपको, केवल मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानना सिखाया। अगली बात क्या बताई मैंने आपको कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है कि ये सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में जो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ और एग्जाम्पल्स पे ये सारे पॉइंट्स हम अप्लाई करेंगे और वहां पर आप देखना है कि आपको समझ में आएगा क्या है। इस कॉम्प्लेक्स आयन का आपको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, आपको इसका ज्योमेट्री बताना है, आपको इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। तो कैसे करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आपका क्या अप्रोच रहेगा, हमेशा यही अप्रोच आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, X हैलोजन फ्लोरीन है, हैलोजन का ऑक्सीडेशन पर -1 होता है, सारे हैलोजन का ऑक्सीडेशन पर -1 होता है, -3, और यहाँ पर आप पाएंगे ऑक्सीडेशन पर आ गया +3। अभी लिखना बंद करें प्लीज, एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमेशा स्टेप भी वही रहेंगे आपके, छोटे छोटे चेंजेस आएंगे बीच में, मैं बताता रहूँगा। अब आप सेंट्रल मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कोबाल्ट का डमी नंबर 27 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18, आर्गन 18 के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 3d, आर्गन 18 तक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 20 हो गया, 18 to 20 और 27 पहुंचाना है 27। ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब लिखोगे बेटा CO3+ का,
क्योंकि यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो एटम फॉर्म में नहीं है, आयन फॉर्म है। और कितना चार्ज है इस कोबाल्ट पे? +3। जो ऑक्सीडेशन नंबर तुमने निकाला वो बेसिकली इसके ऊपर चार्ज है। तो कोबाल्ट यहाँ पर जिस कंपाउंड के अंदर तुम्हें कोबाल्ट दिख रहा है वो कोबाल्ट नहीं है, बल्कि क्या है? कोबाल्ट +3। और आया समझ? ये कोबाल्ट नहीं है इसके अंदर, कोबाल्ट +3। और इसको ऑक्सीजन पे 3 आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन कम करो, कैसे करोगे बताओ? हमेशा ऐसे निकालो, 4s0 3d6। बढ़िया। अब यार इन ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लो बॉक्सेस की फॉर्म में। छोटा वाला पहले, मतलब जिसका क्वांटम नंबर 3d पहले आएगा, जो छोटा है, जिसका n छोटा है, इसको n बोलते हैं, छोटा है, तो 3d बनाऊंगा। तो आपको पता है 3d जो सबशेल होती है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे मैंने 5 बॉक्सेस बना दिए, 1 2 3 4 5। ये आगे बेटा 3d। इसके बाद कौन आएगा? 4s। ये आगे बेटा 4s। 4s में एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन आ गए 6। 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपके पास 6। चलो क्लियर। अब पूरा कॉम्प्लेक्स लिखो, पूरा कंपाउंड लिख दो। यहाँ से आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगनी चालू हो जाएगी। हाँ, अब पॉइंट निकालें, हमेशा आपको ये फॉलो करना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी हो, जैसे यहाँ पे आयन है, इसके पास ऑर्बिटल खाली चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए बताओ? जितना जितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो। कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे तो मुझे 6 ऑर्बिटल बिल्कुल खाली चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी। मेरे पास कितने ऑर्बिटल खाली है? सर मेरे पास तो एक ही खाली है। ये खाली नहीं है, हाफ फिल्ड है। मुझे हाफ फिल्ड नहीं, मुझे बिल्कुल खाली चाहिए। तो मुझे अभी एक ऑर्बिटल खाली है, मुझे अभी 5 और चाहिए, इजंट इट? चलो दोबारा ड्रॉ कर लो इसको, दोबारा इसे ड्रॉ करो, नीचे से दोबारा ड्रॉ कर दिया। अब मुझे 5 ऑर्बिटल खाली करने हैं, खाली मुझे चाहिए तभी मेरी बात बनेगी। तो कैसे सर? 4s। फोर्थ शेल का s सबशेल होता है। 4s का मतलब था फोर्थ शेल का s सबशेल। फोर्थ शेल में s सबशेल के अलावा p सबशेल भी होती है। हमने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कंप्लीट हो गई थी, तो मुझे आगे के ऑर्बिटल लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 4s के बाद, अगर 4s है तो 4s के बाद 4p भी होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 4s के बाद 4p भी होगा, क्योंकि फोर्थ शेल का s सबशेल है तो फोर्थ शेल का p सबशेल भी होगा। क्या हमारा काम बना? नहीं सर, 1 2 3 4 ऑर्बिटल खाली हो। पहले s ऑर्बिटल आता है, फिर p आता है, फिर d आता है। तो इसके 4p के बाद अभी और क्या होगा? 4d भी होगा सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? 4d भी होगा। लो सर 4d भी। अब टोटल मुझे बहुत सारे ऑर्बिटल खाली दिख गए हैं, मुझे कितने की जरूरत है? 6। 6 ले लिया तो एक s ले लिया, 3 p ले लिए और 2 d ले लिए। ये जो 6 ऑर्बिटल हैं इनकी आपस में क्या होगी? इंटरमिक्सिंग। क्योंकि ये s है, ये p है, ध्यान दो सब लोग, ये d है, सब अलग अलग तरह के हैं। ये s है, ये p है, ये d, सब अलग अलग तरह के हैं। इन एनर्जी का भी डिफरेंस है, इसकी एनर्जी थोड़ा कम, इसकी थोड़ा ज्यादा, इसकी थोड़ा और ज्यादा, शेप भी सबके अलग अलग हैं। तो इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। अब आप इंटरमिक्सिंग को कैसे शो करेंगे? आप ऐसा बॉक्स बना देना, जितने ऑर्बिटल की आपने इंटरमिक्सिंग करवाई ऐसे उनको एक डब्बे के अंदर भर दो, एक डब्बे में ले आओ। एक ये देखो, क्या समझ में आया? 1 2 3 4 5 6। ये डब्बा इस बात को शो कर रहा है कि मैंने 6 ऑर्बिटल्स की क्या कर दी? इंटरमिक्सिंग कर दी। ये डब्बा इस बात को शो कर रहा है। बोलो क्लियर? अब बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल के अंदर आपकी मिक्सिंग हुई है? एक s, 3p, 3p, एक s 3p और 2d। क्या sp3p2? अरे बोलो यार। अब टोटल ऑर्बिटल 6 हो गए, इन 6 को मिलाकर नए 6 बनेंगे। इन 6 को मिला के क्या दिखाना नहीं आपको, बस
अब ये जो इमेजिन करो कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई, अब इन डब्बों में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो कौन देगा, लिगेंड्स। तो ये डब्बे किसके हो गए, कोबाल्ट के, सेंट्रल मेटल एटम के खाली ऑर्बिटल हो गए, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड। आगे समझो, और कौन सा बॉन्ड मिल जाएगा, अब लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये जो एरो से दिखाई दे रहे हैं ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देगा बेटा उनको आप ऐसे क्रॉस से देखा, थोड़ा सा ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए कि भाई एरो वाले इलेक्ट्रॉन आपके मेटल के हैं और क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स। आप जरा ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया, कौन है लिगेंड, एफ नहीं है, एफ नेगेटिव, एफ नहीं होता, एफ नेगेटिव होता। तो ये इलेक्ट्रॉन एफ नेगेटिव ने दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन इस एफ नेगेटिव ने दिए, एक लिगेंड एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज करेगा। बहुत सारे बच्चे एरो उल्टे बना देते हैं, उल्टे एवन बना देना कि ऊपर से नीचे की तरफ बना दी, बहुत बच्चे करते हैं गलती। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरा एफ नेगेटिव का है, तीसरा वाला थर्ड वन का, फोर्थ वन का, फिफ्थ एरो फिफ्थ वन का, और ये सिक्स्थ वन का है। क्या आया समझ? अब आप खुद पूरी बीपीटी इस पर लगा के देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, डब्बे किसके खाली, सेंटर मेटल, इलेक्ट्रॉन किसके, ये एरो क्या शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इंटरमिक्सिंग हो गई, इंटरमिक्सिंग पहले हुई उसके बाद इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन पहले नहीं आया, पहले क्या हुई। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया था, इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसकी ज्योमेट्री बताओ। बहुत बढ़िया सर, ये आ गया ऑक्टाहेड्रल। थर्ड बताओ, मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में आपको दो तरह का मैग्नेटिक कैरेक्टर देखेगा, या तो पैरामैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, है ना, और डायमैग्नेटिक के लिए जोड़े में होना चाहिए। लिगेंड्स वाले इलेक्ट्रॉन को कभी ना देखें, वो तो हमेशा जोड़े में ही होंगे। हमेशा किन इलेक्ट्रॉन को देखकर डिसाइड करें, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जोड़े में, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड आ जाए तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये कंपाउंड हमारा जो है ये पैरामैग्नेटिक है, ये कंपाउंड हमारा पैरामैग्नेटिक है। बोलो क्लियर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कंपाउंड आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर डी? बढ़िया, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिंपल सी बात। तो यार वो तो जैसे तुमने हाइब्रिडाइजेशन की उससे पता चल जाएगा, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है सर, ये कंपाउंड हमारा आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बोलो क्लियर? उसके बाद एक चीज और बता रहा हूँ, हाई स्पिन एंड लो स्पिन। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या लो स्पिन, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन, जहां पर आपको क्या दिख जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कंपाउंड कैसा होगा, वो आपका हाई स्पिन। कैसा होगा? स्पिन बेसिकली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अनपेयर्ड होने से होता है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसको हम हाई स्पिन बोलेंगे। अगर सारे जोड़े में आ जाते हैं सारे, तो हम इसको लो स्पिन। स्पिन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यही फॉर्मेट, यही तरीका तुम्हें लगाना होगा, ठीक है? देखो बेटा, अगला कंपाउंड दे रहा हूं, ध्यान देना, अगला कंपाउंड दे रहा हूं CO NH3 O6 और पावर कर दी 3+, पावर कर दी 3+, ठीक है? और वही सारी बातें, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर, वही सारी बातें बताई हैं, ठीक? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो,
अमोनिया कैसा लिगेंड है? जोर से बोल दो। तो ऑक्सीडेशन में 0 आ जाएगा। अब तुमने माइनस में लिखा होगा गड़बड़ा के। चलिए क्या ऑक्सीडेशन में यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। बिल्कुल पहले जैसे कंपाउंड की तरह। समझ लो, मैंने बोर्ड पे सब निकाला अच्छी तरह सब निकाला। कोबाल्ट 27 ये आ गया। यहाँ पर भी कोबाल्ट प्लस जी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ये आ गया। सब कुछ सेम चल रहा है। अब यहाँ की बात समझो, इसके बाद की बात समझना सब लोग, इसके बाद की कहानी समझना और इस कंपाउंड में इसके पहले वाले कंपाउंड को कंपेयर करना, क्योंकि पहले वाले कंपाउंड में भी सेंट्रल मेटल का कौन था? जब भी करा हमने अभी कौन सा किया? CO F6 नेगेटिव। सेंट्रल मेटल का कोबाल्ट कोबाल्ट ऑक्सीडेशन पर इसमें भी कितना आया था? यहाँ भी 3। लेकिन बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। अब आप पूरा कंपाउंड लिखो। CO NH3 O6 पावर 3+। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग या वीक ये बताओ? न्यूट्रलिटी की नॉलेज आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में मदद करेगी कि भाई न्यूट्रल लिगेंड है या चार्ज है, तो वो तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको मदद करेगी। अब अभी आपको लिखा मैंने अमोनिया में डोनर एटम नाइट्रोजन होता है सर, और जहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन हो तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अरे है स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? क्या पॉइंट लिखा है? क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, लिखा है मैंने पॉइंट। समझो, ये समझो कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 6 इलेक्ट्रॉन है डी में। कोबाल्ट के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़े में ले आओ। आया समझ में नहीं आया? तो अब तुम जो नीचे बॉक्स बनाओगे, ध्यान दो सब लोग, अब जो तुम नीचे बॉक्स बनाओगे इसमें बेटा जो तुम डी ऑर्बिटल दिखाओगे, फिर रिपीट कर रहा हूं, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड and strong ligand will do the pairing of electron in d orbital of central metal ion। जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये है पॉइंट। आया कि नहीं आया समझ में? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? इनको तुम 3 डब्बों में ले आओ, पेयरिंग कर दो। आया समझ में? ये आ गया डी। सर इस केस में क्यों नहीं किया था? क्योंकि इस केस में लिगेंड कौन था? F। और हैलोजन कैसे लिगेंड होते हैं? चेक कर लो, सारे हैलोजन कैसे लिगेंड है? पेयरिंग नहीं करवानी, पेयरिंग केवल स्ट्रॉन्ग के केस में करवानी है। अब कितने ऑर्बिटल खाली हो गए पेयरिंग करवाने की वजह से? 2 ये खाली हो गए, एक पहले से खाली था 4s। कितने और चाहिए होंगे? टोटल 6 चाहिए, 3। तो आगे कौन आएगा? 4p। आगे आएगा 4p। अब मुझे 4d पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि d मुझे पहले से खाली मिल गए। 1 2 3 4 5 6, समझे? d मुझे पहले खाली मिल गए, तो अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब इन ऑर्बिटल्स की क्या करवा दो? इंटरमिक्सिंग करवा दो, यानी कि क्या करवा दो? हाइब्रिडाइजेशन करवा दो। सर जरा चेक करना कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई? डी। कितने डी हैं? 2। तो D2 में कौन आया? S। कितने P? D2SP। इस वाले केस में कौन सी आई थी? sp3 D2। क्योंकि हमें D कौन सा वाला लेना पड़ा था? बार वाला, क्योंकि पहले वाला खाली, यहाँ खाली कैसे हो गया? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी। क्यों करवा दी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बस इतनी सी कहानी। आगे समझ में कि नहीं? पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर दो बेटा, अब इलेक्ट्रॉन भर दो। ये लो सर, किसने दिए इलेक्ट्रॉन? अमोनिया ने। अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए 6 अमोनिया ने,
6 अमोनिया ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए बच्चों। अब आ जाओ, क्या क्या पूछा था? D2sp3 आ गई, यानी कि कैसा है इस बार बेटा कॉम्प्लेक्स? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया। सेकेंड थिंग सर, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। चेक कर लो, sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से तो ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री रहती है। जरा गौर करो, बहुत बढ़िया। सारे इलेक्ट्रॉन एरो वाले क्रॉस वाले नहीं, एरो वाले सारे क्या है? जोड़े हुए हैं। क्या हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया भैया। अब स्पिन बताओ तो बेटा। वेरी गुड, लो स्पिन, लो स्पिन। इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं, स्पिन है ही नहीं सर। स्पिन तब होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या हो गया? लीजिए सर, कहानी आपकी हो गई। एक केस मैंने वीक लिगेंड का बता दिया कोबाल्ट के साथ, और एक केस मैंने किसका बता दिया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बता दिया कोबाल्ट के साथ। ठीक, गॉट इट? चलो करो बेटा। अब एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से सब लोग। उसमें ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, पर आप एक बात को समझें और कंफ्यूज ना हो। मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस बात में। अगर सोचो, इमेजिन करो एक पीरियड के लिए कि अगर सर ये D8 होता, मान लो क्या होता? सर ये D8 होता। अब D8 कब होता है मैं आपको बताता हूँ। D8 होता ये जब ये निकल होता। अब ये बोर्ड पे देखते रहना बस, क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये लीजिए सर मेरा क्वेश्चन ये रहा, NiNH3 होल 6 की पावर 2+, सारी बातें वही जो आपको निकालनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन निकाल लो, 6 × 0 इसका x हो गया, न्यूटन लिमिट है 6 × 0 कितना? और बढ़िया, +2। देखते जरा सब लोग, किसी भी पॉइंट पे डाउट हो बता देना। निकल बेटा एटॉमिक नंबर होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन 4s238। बोलो ठीक है? कितना आ रहा है निकल का? Ni2+, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, आगे रेडी 4s0, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ दो? 8 आ गए। 8 देखो जरा, 8 आ गए। यस, अब जरा गौर करो, लेकिन कौन सा है? बोलो जरा। अमोनिया, जो कि कैसा लिगेंड है? टीचर ने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या करवा दो? ठीक है, करवाओ पेयरिंग। करवा दी पेयरिंग? ठीक, पहले पूरा कंपाउंड को ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को ध्यान से, और फिर एक बात कहूंगा बस वो दिमाग में बिठा लेना। ये लो सर, अब पेयरिंग अगर तुम करवा दोगे, ध्यान से सुनना, कितने डी ऑर्बिटल खाली रहे? कितने? एक डी ऑर्बिटल खाली रहे। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से हमने इलेक्ट्रॉन की जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, हमने उनकी पेयरिंग करवा दी, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग करवा दिया करो। हमने इसकी पेयरिंग करवा दी, एक डी खाली आ गया, एक डी। ठीक है, अब एक डी खाली आ गया, लो करवा दिया ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये डी खाली हो गया, इसके बाद कौन आएगा? 4s। 1 2 खाली हो गए, कितने खाली चाहिए? ये कौन आएगा? 4p। ये बेटा 4s है,
3D के बाद 4s आ गया बेटा, ये 4p आ गया, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल आ गए, 1 2 3, कितने खाली हो गए? 1 2 3 4 5। क्या काम बना? और आगे जाना पड़ेगा, कितने पे जाओ? डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से कितने की जरूरत है? 1 की। करा दो इंटरमिक्सिंग। और बताओ कौन सी इंटरमिक्सिंग आ रही है? डी, एक डी, एक एस, 3 पी, फिर एक डी। ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन है क्या? नहीं सर। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन कोई है क्या? नहीं सर, ऐसी हाइब्रिडाइजेशन तो है ही नहीं सर। समझ गए? तो कहीं गड़बड़ हुआ है, पक्का गड़बड़ हुआ है। अब सुनो ध्यान से बात। अब ये सुनना बेटा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, है सर, तो पेयरिंग तभी करवाना अगर पेयरिंग करवाने के बाद आपको 2 डी ऑर्बिटल खाली मिले। कितने डी ऑर्बिटल खाली मिले? 2। अगर 1 डी खाली मिल रहा है, नहीं करवानी है पेयरिंग। और इसी बात को लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अमोनिया, कभी किसी एग्जाम्पल में तो हम देखते हैं कि अमोनिया क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, और किसी दूसरे एग्जाम्पल में अमोनिया पेयरिंग, तो वो हमें समझ में नहीं आता, रट्टा मारना पड़ता है कि यहाँ पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर पेयरिंग करवाने पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवाएगा, लेकिन एक पॉइंट वहां पर ये भी नोट कर लो कि पेयरिंग करवाने पर आपको कम से कम क्या 2 डी ऑर्बिटल खाली चाहिए होंगे। अरे तभी तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, D2sp3, तो कितने डी खाली चाहिए होंगे? और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाने से एक ही डी खाली जा रहा था। अरे आ रहा था, नहीं आ रहा था? छोड़ दो, नहीं करवानी पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब भी पेयरिंग नहीं करवानी। बोलो आया समझ में? अरे आया समझ में? तो बेटा ये पेयरिंग नहीं होगी तो भाई साहब अब आप, सॉरी ये मैंने बता दिया, अब पेयरिंग नहीं होगी तो अब आपको आगे जाना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब बोलो पेयरिंग नहीं हुई सर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर, बिल्कुल है, लेकिन पेयरिंग नहीं हुई क्योंकि ऐसा करने से एक ही डी खाली आ रहा है सर, 2 डी खाली नहीं आ रहे। मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे 2 डी चाहिए खाली, वरना मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो 2 डी खाली चाहिए। 2 डी खाली करवा सकते हो तो ठीक है, वरना रहने दो। अब 1s 3p और कितने डी बेटा? 2 डी ले लो, 2 डी ले ली, हो गई 2 डी खाली। अब बताओ तो सर कॉन्सेंट्रेशन आएगी sp3 d2। अच्छी, यहाँ पर ले लो इलेक्ट्रॉन। बस मैं यही बताना चाह रहा था, इसको शायद लैंग्वेज में लिख दें। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग हो, कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन नंबर उसके अंदर 6 हो, तो हमेशा ये मत रखो कि पेयरिंग करवानी ही है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो दिमाग में आएगा कि पेयरिंग करवा दो, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ये भी चेक कर लेना कि पेयरिंग करवाने से आपके 2 डी खाली मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो पेयरिंग मत करवाइए, पेयरिंग मत करवाइए। तो अब कौन सा रेशियो हो जाएगा बेटे? sp3d2। अब अगर भाई आप गलती से कर भी देते हैं तो आप खुद ही पकड़ लोगे नहीं कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं, वो आप वहीं भी क्रॉस चेक कर लोगे। ऑक्टेटल है क्या है सर? ये पैरामैग्नेटिक है सर, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। ऐसे ले लो सर, आइस पे नहीं सर, ये हाई स्पिन है। बन गई बात? चलिए फिर बाकी बात कल करते हैं।